तो ये जो भी वेफर का पैकेट खोल के बैठा है वो कृपया अपना ऑडियो ऑफ कर ले, है ना। चल, सवाल है, फॉर अ सॉल्यूशन। हे भगवान, सपना जी अपना ऑडियो ऑफ करिए प्लीज। फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड्स, मेरे साथ लिख लेना क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना उसमें, मैं नहीं पूछूंगा ये लिख लिया क्या नहीं, लिख लो। एल एंड एम जेई एडवांस 2017 का सवाल है भैया। फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड्स एल एंड एम, द वेपर प्रेशर of L plotted against the mole fraction of M in solution is shown in the following figure। बाद में बनाएंगे। Here XL and XM, एक्चुअल में जाय होना चाहिए था बट फिर भी सेम बात है, कोई दिक्कत। X and L XM represents mole fraction of L and M respectively in the solution। The correct मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ब्रैकेट में S applicable to this system is या फिर आर बताने हैं। जो आपको डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरीके का है। इधर आपको दे रखा है प्रेशर ऑफ लिक्विड या प्रेशर ऑफ एल सॉरी, और इधर दे रखा है आपको एक्स एम। यहाँ पे एम की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0। ये डायग्राम गिवन है और फिर मैं लिखूंगा ऑप्शंस। हो गया हो तो बता देना भाई, इसमें टाइम मत लगाना, और सवाल बड़ा है, 1 घंटा नहीं लगाऊंगा। सबका हो गया? चलो बढ़िया। तो अब लिखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, सब पढ़ चुके हो इसके रिगार्डिंग, है ना। अट्रैक्टिव इंट्रामोलिक्यूलर interactions between LL in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than those
between Lm when mixed in solution. Second option है the point Z represents vapor pressure of pure liquid M, and Raoult's law is obeyed when XL tending to 0. देखो ग्राफ दिख गया, LM दिख गए, ऑप्शन इतने बड़े बड़े दिख गए तो डिप्रेस हो गए अपन। बाढ़ में जान तो बाद में ट्राई करेंगे, पहले छोटा वाला देखते हैं। एक कंसेप्ट ध्यान रख लो भैया और भेजे में लगा के जाना। ये सवाल जितना बड़ा होगा हिंट उतने ज्यादा होंगे, हिंट जितने ज्यादा होंगे आपके पास सॉल्व करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, फटाफट थर्ड ऑप्शन। अगर सब कुछ ठीक से पढ़ रखा होगा तो जवाब दे दोगे। द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L and Raoult's law is obeyed when XL tending to 1. And fourth, the point Z represents vapor pressure of pure liquid M, and Raoult's law is obeyed from XL equal to 0 to XL equal to 1. चलिए बताइए, पहले ऑप्शन लिख लो फिर बात करेंगे। चलो भाई, हो गया, ऑप्शंस हो गए होंगे। चल, है ना। अब मेरी बात सुनना ठंडे दिमाग से और उसके अकॉर्डिंगली जवाब देने की कोशिश करना। लिखने का हो गया सारा तामझाम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हर एक चीज की। हाँ पूछ, पहले पूछ ले फिर बात करते हैं। ऑडियो ऑन करके पूछ ले बेटा, का इतना कमेंट करेगा। पॉइंट Z रफली कहाँ था? रफली तो मैं डायग्राम बना देता हूँ ना। सर ए हो सकता है क्या? सब हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बात हो जाती है एक तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं और आपको पता लगाना है कितने। तो अपन तो एक एक करके बात करेंगे और अकॉर्डिंगली चीज देखेंगे। देखो, फर्स्ट एंड थर्ड बहुत सही, बहुत बढ़िया। देव मिस्त्री ने जवाब दे दिया भाई साहब। भावनाएं समझिएगा बेटा।
आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का गिवन है, ठीक है। इधर आपको प्रेशर ऑफ लिक्विड दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी प्रेशर ऑफ एल दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर है, और इधर आपको मोल फ्रैक्शन का ग्राफ दे रखा है। सो इट इज अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो बेटा आपको तो ये ग्राफ गिवन है, और नीचे उसने रॉल्स लॉ बोला है कि यहाँ से यहाँ जाने पे क्या रॉल्स लॉ ओबे होगा, फलाना से फलाना जाने पे क्या रॉल्स लॉ ओबे होगा। तो मुझे बताओ रॉल्स लॉ का ग्राफ ऐसा होता है क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं, अपन ने तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के जाने कितने ग्राफ प्लॉट कर लिए। ये उसने जेड दे रखा है, पॉइंट ये रहा वो पॉइंट जेड, ठीक है। ये उसने दे रखा है 1 और ये उसने दे रखा है 0, ठीक। क्या कह रहा है वो? फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड L and M, द वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M। तो उसने वेपर प्रेशर L का लिया है और मोल फ्रैक्शन M का लिया है इन सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग फिगर। XL and XM represent mole fraction of L and M respectively in the solution. The correct statement applicable to this solution is। तो भैया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ कैसा आता था? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो जो अपन ग्राफ एक्सपेक्ट करते थे वो कैसा होता था भैया? स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ऊपर है, मतलब इसका ग्राफ डेविएशन शो कर रहा है। बता पाओगे क्या कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? अरे ग्राफ देख के नहीं बता पा रहे क्या डेविएशन पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? पॉजिटिव डेविएशन लग रहा है नहीं बेटा? है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर याद करिए ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता था कि वीक होता था? अरे पॉजिटिव डेविएशन मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर। अब एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर मतलब वेपर आसानी से बन रही होगी कि मुश्किल से बन रही होगी? अरे सर ज्यादा वेपर प्रेशर तो मतलब वेपर ज्यादा बन रही होगी, वेपर ज्यादा बन रही होगी मतलब वेपर आसानी से बन रही होगी, आसानी से बन रही होगी मतलब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? ऑब्वियस सी बात है वीक होगा। अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन अगर वीक है तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रांग। जरा पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या बोल रहा है वो? Attractive intramolecular interaction between LL in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than LM when mixed in solution। क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? परफेक्टली करेक्ट, एक आंसर। बाकियों के भेजे में घुसी के ऊपर से बाउंसर गई के छाती पे लगी? भाई बताओ, पहला ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सर में लगनी चाहिए भैया, ना नीचे ना ऊपर। दूसरे की बात करते हैं। द पॉइंट Z रिप्रेजेंट vapor pressure of pure liquid M and Rolle's law is obeyed when XL tending to 0। अब L संकट क्या हो गया? सर उसने तो XL के टर्म में बोल रखा है, हमें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ M दिया है। अरे तो क्या है? अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ M दिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ L नहीं बता सकते? अरे when XM equal to 1 means XL equal to 0 and when XL equal to XM equal to 0 that means XL equals to 1। अरे इतनी बात सही है कि नहीं? क्या कुछ गलत किया हमने? है ना। सेकंड पॉइंट वो क्या बोल रहा है? ये जो पॉइंट है Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। अरे प्योर लिक्विड M दिख रहा है क्या यहाँ? Z पे क्या है? M प्योर है क्या? Z पे M प्योर है क्या? अरे तो Z पॉइंट पे तो XM 0 है। XM 0 माने मोल फ्रैक्शन ऑफ M 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ M 0 माने M तो है ही नहीं। अरे ठीक है कि नहीं? XM 0 माने XL क्या 1, मतलब प्योर क्या है भाई?
जेड पे प्योर क्या है, एल है, एम थोड़ी ना। तो सेकंड ऑप्शन सही है कि गलत है? डिड द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम? रॉन्ग है। तो बस अब थर्ड देख के बताओ सही है कि गलत है। The point Z represent vapor pressure of pure liquid L and Rolle's law is obeyed when XL tending to 1. क्या जब आप XL tending to 1 पे जाते हो तो रॉल्स लॉ ओबे होता है? बिल्कुल। आप देख सकते हैं रॉल्स लॉ क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप Z के पास आते जा रहे हो ये दोनों लाइन ओवरलैप हो रही हैं, मतलब रॉल्स लॉ ओबे हो रहा है जैसे जैसे Z के पास जा रहे हो। ठीक है, मीन्स थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ बताओ। The point Z represent vapor pressure of, wrong. The point Z represent vapor pressure of pure liquid M. Correct. अचार मतलब ही नहीं है। And Rolle's law is obeyed when XL tending to 0 to XL tending to 1. पीछे वाला तो ठीक है लेकिन आगे वाला गलत। समझ में आई बात? तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ये एडवांस का सवाल था भाई साहब, 2017। दो सवाल आए थे, दूसरा कभी और करें। यहां तक बात बुझी भेजे में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे अपन बात करने वाले हैं आइडियल नॉन आइडियल हम पढ़ चुके थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम देख चुके थे, जितनी भी चीजें थी वो अब सारी हो चुकी हैं। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद है हेनरी लॉ, और उसके बाद सॉल्यूशन का अंत है। तो हेडिंग डालिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक छोटी सी बात बता दूं भैया, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक में पढ़ाऊं, दैट टू फ्रॉम 11th। अगर किसी की वीक है, अच्छा वादा नहीं कर रहा, हो सकता है कि शायद 11 से स्टार्ट कर दूं, लेकिन अगर 11 से स्टार्ट करूंगा तो ये तब हो पाएगा जब मुझे कंटिन्यूस सिर्फ 3 महीने सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए मिले। तो आप जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो ये भूल जाना कि कुछ और चलेगा, क्योंकि मैं कुछ और नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो अपन 11 से ऑर्गेनिक चालू करेंगे। ऑब्वियस सी बात है एक टॉपिक स्किप करूंगा, ये उम्मीद करूंगा ये आप सबको आता होगा। ठीक, ध्यान से पढ़ना। यूं नहीं कह रहा कि हार्ड चीज है लेकिन इजी भी नहीं है भैया, हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बेटा इसको इस तरीके से समझ के चल लो, इनऑर्गेनिक में जैसे मैं आपको बोलूं हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती और मैं आपको यूं ही रैंडम पढ़ाने बैठ जाऊं, हाइब्रिडाइजेशन का नहीं पता, एलिमेंट का नहीं पता, कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता, तो इनऑर्गेनिक कुछ नहीं कर सकते। चलो बढ़िया है बेटा, जिसका नहीं है स्टिल अपन तो बात कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक का अपन कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही ऑर्गेनिक है। जीओसी का बेसिक नहीं आता, आइसोमेरिज्म का बेसिक नहीं आता, तो बंटादार हो जाएगा। अपने दिमाग से ये कचरा निकाल देना कि अल्कोहल नाम की कोई चीज होती है दुनिया में। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है अल्कोहल, अलग से कोई टॉपिक नहीं है अल्कोहल। अल्कोहल उठा के मुंह उठा के आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा कि भाई हाँ यहाँ अल्कोहल है, सारा का सारा अल्कोहल यहाँ हो गया। सब मिक्स कराया जाएगा, तुम करते रहना बाद में फिल्टर आउट कि कौन सी रिएक्शन अल्कोहल की और कौन सी नहीं। ठीक है, अल्कोहल के टाइम पे थोड़ा बहुत बेसिक अल्कोहल बता दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर पार्ट कवर हो चुका होगा आपका हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन हेलो अरीन। ठीक है, चलिए तो इंडिविजुअल चैप्टर के नाम पे भूल जाना कि आज हम अल्कोहल पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। खैर, बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, थोड़ी ज्ञान की बात करें, फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक का जब टर्न आएगा, जबकि जब दिख जाएगी। ये है कंटेनर और ये है एक और कंटेनर। बेटा 1 kg इसके अंदर पानी भरा हुआ है, कंडीशन सेम है।
1 kg ऑफ H2O है इसके अंदर, 1 kg ऑफ H2O है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने क्या करा, 30 ग्राम यूरिया ऐड करा है, और इसके अंदर मैंने क्या करा, ले लो, ये ले लेते हैं 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला जानते हो, मोलर मास भी जानते हो, नहीं जानते तो बता देता हूँ, 60 होता है, 180 होता है ना, ऐसा ही। चलिए, टेम्परेचर सेम है, ऑब्वियस सी बात है। मैं मान लेता हूं पहले वाले केस में RLVP जो है वो है X, और दूसरे वाले केस में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है Y। 4 ऑप्शंस है आपके आगे, बताइए किसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो पढ़ चुके हो ना RLVP। RLVP भी एक तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। X विल बी लेस देन Y, X विल बी ग्रेटर देन Y, और क्या लिंक कंडीशन, X विल बी इक्वल टू Y, और C एंड D कैन नॉट डिफाइन या कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते। 5वां ऑप्शन तुम ही नहीं पैदा कर सकते, यही 4 है बस, बताओ। तुक्का ही लगा दो, कुछ और नहीं तो। बहुत बढ़िया, C एंड D नहीं बता सकते, और एक ही आंसर आया है, C। अरे वाह। और अबे क्या, तुक्के मत लगाने बैठना भाई साहब, है ना। आंसर दे रहे हो तो मतलब यूं थोड़े ना बड़ा बड़ा, किसी ने A दिया है और किसी और ने भी C दिया है। अच्छा, लविशा C, सजल A, सुमित A, स्वप्नजा मार्गरेट A। क्या बात है, ए के लिए भाई साहब बहुत ज्यादा तालियां। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल घटिया जवाब है तुम्हारा, ठीक है। जिसने भी डी दिया है बेटा वो तो और ज्यादा घटिया है, ठीक है। अब बताओ, बी के सी, तो जो भी बी जवाब देने की कोशिश करेगा वो तो और गलत है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सी पे। लॉजिकल रीजन समझिए, आंसर तो वो है, ठीक है। कैसे आया, अरे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज इक्वल टू जाई बी, याद है कि नहीं। RLVP जाइबी के बराबर होता था, एंड जाइबी माने NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है कि नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जाइबी के बराबर होता था, एंड जाइबी इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB, बात खत्म। तो इसके जब आप मोल्स निकालने बैठोगे तो कितने आएंगे, 30/60, और इसके जब आप मोल्स निकालने बैठोगे तो कितने आएंगे, 90/60। यूरिया और ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, तो मोल्स भी किस क्या है, सॉल्यूट क्या है। एनबी आपका दोनों केसेस में कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है भाई साहब। अगर दोनों केसेस का एनबी बराबर है तो दोनों का एनए भी बराबर होगा। अगर एनबी हाफ है तो एनए भी मैं मान के चलूंगा ना हाफ ही होगा, मोल फ्रैक्शन तो वन ही होता है भाई साहब। तो एनबी अगर दोनों का बराबर है तो अपन मान के चलेंगे कि एनए भी दोनों का बराबर होगा भैया। अब अगर मोल्स दोनों के बराबर हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन भी तो बराबर होगा। अरे समझ में आई कि नहीं बात। तो कुल मिला के बात क्या चल रही है, मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड किस पे करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, ठीक है। मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे। हम आप में से किसी कई लोगों ने 30 ग्राम और 90 ग्राम देख के आंसर दे दिया, चाहे 30 ग्राम यूरिया है 90 ग्राम ग्लूकोज है। अरे होगा, लेकिन मोल्स तो दोनों के बराबर है, और मोल्स अगर दोनों के बराबर है तो मोल फ्रैक्शन बराबर है, तो दोनों का जाइबी भी क्या होगा, सेम। जाइबी अगर सेम तो RLVP भी सेम। बात समझ में आई, यहां तक बात क्लियर है। ठीक।
अब आगे सुनिए, अगर मोल सेम है तो क्या मैं, अच्छा क्या यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। और ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। क्या इन दोनों का नेचर सेम है क्या? मजाल ही नहीं है। अरे एक के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है, एक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एटम ही अलग अलग है, तो नेचर अचार से सेम होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है भैया, यहाँ पे जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें नेचर ऑफ द पार्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उन्हें नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल से कोई सरोकार नहीं है, वो डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। बात क्लियर? फटाफट ये क्वेश्चन उतार लो, डायग्राम बना लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हटा दें? चलिए, तो आपके पास एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, उसी में ऐड है ना? वो जो दो डायग्राम बनाए थे उसी में एडेड है सवाल। 1 किलोग्राम वाटर के अंदर आपने 30 ग्राम यूरिया डाल रखा है, 30 ग्राम ग्लूकोज डाल रखा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेम कंडीशन ले रहा हूं, 1 किलोग्राम वाटर ही लिया है मैंने। अब इसका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो Z है, ठीक है। अब मैं एक्स वाई और Z के बीच में रिलेशन पूछूंगा। इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो भैया? 29.25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। बताइए क्या रिलेशन होगा एक्स वाई और Z में? तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। एक आंसर आया, क्या सारे इससे एग्री करते हो? कोई दिक्कत? अच्छा, बता बेटा बता फिर फटाफट, क्या आंसर होगा? जेड कम होगा, तो x इक्वल टू वाई, दे आर ग्रेटर देन जेड। x इक्वल टू वाई तो अपन सॉल्व कर ही चुके हैं। चलिए, काफी सारे मेजोरिटी इस पे हैं। विहान का आंसर ये है, और कोई? तो भैया सेकंड, चलो दो 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 आंसर आए हैं इसमें, दो ठीक। तो चलो, x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड, बेटा कतई गलत। x इक्वल टू वाई ग्रेटर देन जेड, भयंकर ही गलत। ठीक है, अपन ने करा क्या? अपन ने मुंह उठा के मोल्स निकाल लिए। क्या 29.25 ग्राम ऑफ NaCl है, तो मोल्स ऑफ NaCl कितने आएंगे भैया? सर 1/2। अरे बिल्कुल, NaCl 1/2 है। लेकिन अब देखो, जब आप NaCl लोगे तो NaCl क्या NaCl की फॉर्म में रहेगा क्या? मैंने क्या बोला था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अरे नंबर पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा इफेक्ट होगी। अब NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो NaCl की फॉर्म में रहेगा क्या? नहीं, वो तो ब्रेक होगा Na++ Cl- में। बिल्कुल सही बात है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, लेकिन जब इसकी बात करोगे तो Na के भी हाफ होंगे और Cl के भी हाफ होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? बढ़ गए कि नहीं? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अरे NH2CONH2 को कटायन एनायन में ब्रेक कर पाओगे क्या? या C6H12O6 को कटायन एनायन में ब्रेक कर पाओगे क्या? नहीं। तो इनका तो हाफ और इसका हाफ बराबर होगा, लेकिन NaCl की फॉर्म में थोड़ी ना रहेगा। तो जब वो टूटेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको हाफ मोल Na+ के मिलेंगे और हाफ मोल Cl- के मिलेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
v तो इंक्रीज होगी, तो द आंसर विल बी x इक्वल टू y ग्रेटर देन मतलब लेस देन z। समझ में आया कि वापस बताऊं? शुड आई रिपीट दिस अगेन? चल बेटा, ये समझ में आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखना नहीं है, आगे लिखवाऊंगा मैं। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नंबर पे डिपेंड करती है बेटा, नंबर पे, नेचर पे नहीं। इसमें कोई डाउट है? सुमित, इसमें कोई डाउट? ठीक है। तो बेटा जब अपन NH2CO NH2 को तोड़ेंगे तो बता कैटायन एनायन में ब्रेक कर पाएगा क्या तू इनको? या C6H12O6 को कैटायन एटायन में, कैटायन और एनायन में तोड़ पा सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो बेटा कैटायन एनायन में तो टूटना नहीं, तो इसके मोल्स हाफ रहेंगे और इसके मोल्स हाफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं NaCl को डालता हूं तो क्या NaCl पानी में NaCl की फॉर्म में ही रहेगा क्या? अरे वो तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे वो तो ब्रेक करेगा ना इनटू इट्स आयंस Na+ और Cl-। तो बेटा ये तो टूट गया, टूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी तो बढ़ गई। तो ये जो मोल्स आपने निकाले ना हाफ, ये हाफ मोल्स Na+ के भी रहेंगे और हाफ मोल Cl- के भी रहेंगे, दोनों के हाफ हाफ होंगे, सिर्फ NaCl के हाफ नहीं होंगे। तो ओवरऑल मोल्स तो बढ़ गए ना, ओवरऑल मोल्स बढ़ गए तो ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। क्लियर? इसलिए अपन ने लिखा x इक्वल टू y लेस देन z, क्योंकि z के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। प्रॉपर्टी which depends on number of solute particle and is independent on the nature of particle। इसको उससे कोई मतलब नहीं है पार्टिकल कौन से नेचर का है, इसको बस एक चीज से मतलब है कि पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है कि कम है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आप लोग चाय पी रहे हो घर में कप में, ठीक है, और आपने चाय पी ली और चाय पी के आपने, क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा आलस्य से भरे हुए रहते हैं, हमने चाय पी के भैया नीचे बेड के नीचे सरका दिया। अब जब हम उठे मोबाइल चला के तो गलती से कप के साथ हमने फुटबॉल खेल ली, मतलब कप हमने तोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, माताजी नाम की एक शख्स होती हैं, वो आएंगी और वो आपके गालों पे निशान छापेंगी। क्यों? क्योंकि आपने कप तोड़ दिया। कप तोड़ने से क्या हो गया? पार्टिकल्स बढ़ गए। मम्मी को यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझना, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो माताजी का गुस्सा भी बढ़ गया। तो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट गालों पे उंगलियों के निशान सिर्फ तभी आएंगे जब आपका कप टूटेगा। अब अगर कप ही लात पड़ भी गई और अगर कप नहीं टूटा तो माताजी आके बेवजह तो थप्पड़ नहीं मार देंगी, है ना? तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर चीज डिसोसिएट होती है तो ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, घटती है या बढ़ती है
तो ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। अगर चीज में ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बेटा ध्यान रखना डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्यों? डेमोक्रेटिक का मतलब समझते हो? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है भारत में, सुना होगा ना। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी डिपेंड करती है, अच्छा 40 मिनट होने वाले हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है भैया डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक की बात सुनी जाती है। मतलब लोग क्या चाहते हैं उस बेसिस पे डिसीजन होते हैं। मानो एक जगह 50 लोग हैं और एक जगह 50 लाख लोग हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी नहीं। ठीक, अब वो 50 बेशक टाटा अंबानी जैसे हों, तो पीछे से बेशक इनकी बात सुनी जाती है, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करा जाता है कि इन 50 लोगों के हित में हम सरकार लाएंगे। ठीक है, यही होती है डेमोक्रेसी, इसलिए इन्हें डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भीड़ यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। 50 कितने अमीर हैं इससे राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हालांकि पड़ता बहुत है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। खैर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब वो बेटा बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज कब होंगे? जब वो टूटेंगे। डिक्रीज कब होंगे? जब वो जुड़ेंगे। तो अगर डिसोसिएशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, और अगर एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा डिसोसिएट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलवेज डिसोसिएट्स। बाकी अब मैं कुछ बेसिक चीजें लिखवा देता हूँ, आपको मेरे साथ लिखना है, मैं बोलूंगा नहीं अलग से लिखने, सब कुछ बता चुका हूँ। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solute particle। और यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो सॉल्यूट यूज करते हो, कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम जो सॉल्यूट यूज करेंगे दैट सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है ना, वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा, नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स present in the solution and are independent from nature of solute particle are known as, CP लिख रहा हूं मैं, ठीक है। These are also known as democratic property। फटाफट लिख लो, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लूँ, है ना।
तो 4 टाइप की होती हैं। एक RLVP, ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट इज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, लिखते चलिए और कुछ नहीं है इसमें। Interrelated with each other, that is by knowing the value of one, others can be calculated. And last, all colligative property depends on molality of solution. Important point है, ध्यान रख, आगे बताऊंगा, बार बार यूज लूंगा इसका। हो जाए जब बता दीजिएगा। छुपा हो गया। यस सर। नेक्स्ट 2 पॉइंट है, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कंडीशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन सिर्फ 2 हैं। पहला, मेरा सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, एंड माय सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है। तो देखो, कितना टाइम, 7 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रहा, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, या मैं आपसे कुछ थोड़ी बहुत चीजें पूछ लेता हूँ, है ना। आपको जो लगे उसके अकॉर्डिंगली जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक डाउट आया था एक, तो मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, है ना। हम बात करेंगे आगे जाके, मैंने जैसे आपको टॉपिक लिखवाए, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो मैं आज आपको ये छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ भैया, क्या होती है, आराम से सुनना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब अपन बात करेंगे, तो इसको इस तरीके से, मैंने आपको क्या बोला, मेरा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन, नहीं कुछ नहीं लिखना, बात खत्म, खत्म हो गया लिखने का, कॉपी किताब बंद कर दो, सिर्फ सुनना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब आप जानते हो, जो वेपराइज नहीं हो सकता। तो इसको इस तरीके से अज्यूम करिए, ये रहा सॉल्वेंट, ठीक है। और क्या हुआ, आपने इसके अंदर नमक डाल दिया, ठीक, सिंपल पानी है ये, वाटर। और मैंने इसके अंदर क्या करा, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया और मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। भैया वह शब्दों का मतलब समझिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग, बढ़ रहा है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझते हो? टेम्परेचर ज्यादा ही होना चाहिए, ज्यादा मतलब एलिवेट, फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, कम मतलब डिप्रेस, है ना। अच्छा, पहले मुझे एक बताओ, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि इनवर्सली? जिसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम की ज्यादा? ये मैं सवाल पूछ चुका हूं और बता भी चुका हूं। चलिए, एक आया ज्यादा, दो आया ज्यादा, एक आया कम, ज्यादा। भाई साहब, ज्यादा 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 लोगों का आ रहा है, ठीक है। दो कम आया है, कम आया है, 50-50%। देखो इधर, मुझे बताना भैया, वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब वेपर ज्यादा, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितनी आसानी से वेपर बनेगी उतनी आसानी से वेपर प्रेशर जनरेट होगा। वेपर किसकी आसानी से बनेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब चीज आसानी से बॉईल हो रही है कि मुश्किल से? अरे मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मैं कम टेम्परेचर पे अरे बच्चों समझो, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मैं कम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहूंगा कि ज्यादा? आसानी से बॉईल हो रहूंगा कि मुश्किल से? अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मैं कम टेम्परेचर पे बॉईल होऊंगा कि ज्यादा? है ना भैया, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मैं मतलब कम टेम्परेचर पे बॉईल होऊंगा। कम टेम्परेचर पे बॉईल होगे मतलब आसानी से बॉईल हो रहे हो, आसानी से बॉईल हो रहे हो मतलब वेपर आसानी से बन रही है, और वेपर जितनी आसानी से बनेगी वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट का जितना कम होता है वेपर उतनी आसानी से बनती है, वेपर जितनी आसानी से बनेगी वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। समझ में आई कि नहीं बात? सो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात क्लियर है क्या? जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा, ठीक है कि नहीं? चलो, तो ये है वाटर, और ये है वाटर प्लस सॉल्ट। इसके अंदर मैंने कुछ नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, ठीक है। अब क्या करना है? तो भैया नमक कैसा है? नमक है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे तो जो भी लेयर्स होंगी ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की होगी। लेकिन यहाँ जो लेयर होगी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें पानी भी होगा नमक भी होगा, पानी भी होगा नमक भी होगा। भूल गया होगा ना बीच? तो बताओगे क्या कि ऊपर वाली लेयर में कौन वेपराइज होगा? वाटर के अंदर ऊपर वाली लेयर में कौन वेपराइज होगा? आप लोग बोलोगे सर सब। नीचे वाली लेयर में कौन वेपराइज होगा? क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज होता है क्या? क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइज होता है क्या? अपन बोलेंगे नहीं। वेपराइज कौन होगा? सिर्फ पानी वेपराइज होगा। मुझे बताओ वेपर कहां ज्यादा बनेगी, फर्स्ट में क्या सेकंड में? वेपर कहां ज्यादा बनेगी, फर्स्ट में क्या सेकंड? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट में वेपर ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में पूरा वेपराइज हो रहा है। अरे फर्स्ट में वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी फर्स्ट का ज्यादा होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है मेरा? अच्छा, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। वेपर प्रेशर इसका कम है मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है भैया? बढ़ रहा है कि घट रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब पानी था तो बॉइलिंग पॉइंट कम था, जब सॉल्ट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अरे बढ़ गया मतलब एलिवेट हो गया, इसलिए बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई कि नहीं? घुसी भेजे में। तो जब आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे देन यू विल सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कभी और डिस्कस करेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलो बाय।